कैप मंत्रा और मार्केट पर बातचीत करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ट्रेड्स को समझेंगे, लेकिन पहले मार्केट का हाल आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर एक टर्बुलेंस आज के सेशन में दिखाई दे रही है। गिरावट के साथ मार्केट्स फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुके हैं। 200 अंक नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1% के लॉसेज हैं। 23,350 के आसपास कारोबार करते हुए, हालांकि अगर आप निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देखेंगे या कोई भी सेक्टर इंडाइसेस देखेंगे तो प्रेशर चौतरफा आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। एक बार निफ्टी बैंक आपके सामने लेकर आते हैं और दिखाते हैं आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली उतना वीक नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर आधा % से ज्यादा ही कमजोरी देखने को मिल रही है। 344 अंक नीचे कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई ज्यादा हो रही है आज के सेशन में। यहां पर दोनों ही इंडेक्स 2% से ज्यादा के लॉसेस के साथ दिन के लोअर लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। 1100 पॉइंट नीचे तो मिड कैप इंडेक्स है, 2.25% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है। देखिए मार्केट की ब्रेथ एंटायरली नेगेटिव, सिर्फ 417 स्टॉक्स हैं जो बढ़कर कर रहे हैं कारोबार, अदरवाइज 2188 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड इस समय। तो मार्केट का मूड माहौल भी बिगड़ा हुआ है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे, सभी सेक्टर्स लाल निशान में है आज के कारोबार में। कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही हो। सबसे कम गिरावट अगर किसी इंडेक्स में है तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है, लेकिन वहां भी आधा % की गिरावट है। और हैवी लॉसेस देखेंगे तो निफ्टी रियल्टी 3% नीचे, 2.5% नीचे निफ्टी मेटल, 2.25% नीचे निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फार्मा में 0.25% की गिरावट, निफ्टी पीएसयू बैंक 1%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1%। तो लॉसेस चौतरफा आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक बार क्विकली इंटरनेशनल मार्केट्स का चेक और ले लेते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। एक बार देख लेते हैं एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स में क्या रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। अभी शुरुआत नहीं हुई है यूरोपियन मार्केट्स की सोफार, लेकिन एशियन मार्केट्स मिले जुले हैं। निक्केई, हांगकांग, शंघाई तो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स में भी उतनी टर्बुलेंस नहीं है। यूएस फ्यूचर्स इस समय देखेंगे तो फ्लैट कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन अगर स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो गिरावट हावी होते हुए दिखाई दी है वो ट्रम्प के एक्शंस की वजह से, फिर चाहे वो मेटल स्पेस प्रिसाइसली ही क्यों ना हो। ये रहे यूएस की फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पॉजिटिव बात साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ट्रेडर्स के लिए? बिकवाली के ट्रेड लें इतनी गिरावट के बावजूद, या छोड़ दें आज के लिए इंडेक्स पर ट्रेड? स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी डे लो पर, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल। डेटा आपने देखा होगा डेरिवेटिव साइड का भी। क्या कर रहे हैं ट्रेडर्स और क्या करना चाहिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो? देखिए दीपाली जी, आपने सही कहा। पहले तो गुड आफ्टरनून। मार्केट का ब्रेथ एकदम खराब है और मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा मार्केट देखने को मिल रही है। पर जहां तक निफ्टी की बात है, एक 23,350, 23,400 हम काफी दिनों से इसी के ऊपर ट्रेड कर रहे थे और यही पहले जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट के आसपास है। तो 23,300, 23,400 ये एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। एटलीस्ट आज के दिन मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। खासकर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 49,700, 49,800 वहीं से बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आया था, फिर वापस बैंक निफ्टी 50,400, 50,500 तक जाता हुआ नजर आया। तो मुझे लग रहा है अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे एटलीस्ट आज के लिए इंट्राडे के लिए शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को, क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल है। मिड कैप स्मॉल कैप में जरूर गिरावट है, तो वहां पर भी हो सकता है थोड़ी रिकवरी देखने को मिले। पर प्योर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है मार्केट सपोर्ट के आसपास है। और 23,300, 23,350 जब तक ये लेवल आज के लिए होल्ड कर रहा है तो शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। अगर वापस 23,400 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मार्केट मुझे लग रहा है रिवर्सल के संकेत दे सकता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखिए तो कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? देखिए एक स्टॉक है जो सुबह से हमारे रेडार पे है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है इस पूरा हफ्ते अच्छा करना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर में बाई करने की सलाह है। 1028, 1030 के आसपास चल रहा है। 1000 का मजबूत सपोर्ट स्टॉक में। छोटा स्टॉप लॉस लगाए, 1008 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लग रहा है 1060, वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी स्पेस से भी रहेगा, थोड़ा सेफ स्टॉक है, तो इसको 1 से 2 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक ट्रेड आप ले सकते हैं। 7 रुपए ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही 2% से ज्यादा के लॉसेस के साथ कारोबार कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको स्पेसिफिक पॉकेट्स। हालांकि ज्यादातर पॉकेट्स आपको मिड कैप्स में आज गिरावट वाली ही दिखाई देंगी। फिलहाल 2% नीचे इंडेक्स डेज लो पर है, लेकिन शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर सबसे ज्यादा लॉसेस है। फार्मा के साथ शुरुआत करते हैं। इप्का लैबोरेटरीज 4% नीचे, एल्केम लैबोरेटरीज में 6% से ज्यादा की गिरावट, 3.5% जो सुवन फार्मा, लॉरस लैब भी 0.3% नीचे कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। कुछ और पॉकेट्स देखें तो नजर डालेंगे आईटी में, जहां पर मिड कैप्स में ज्यादा प्रेशर है। 4% नीचे परसिस्टेंट, सोनाटा 5% नीचे, 3% ज्यादा नीचे रामको है और मास्टेक में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल स्टॉक्स देखेंगे तो इंडेक्स
इंडेक्स भी काफी टूटा हुआ है। सेल 4.5% नीचे, एनएमडीसी 4% नीचे, ऑलमोस्ट 4% के लॉसेस नाल्को में है। सरकारी बैंक स्टॉक्स, इंडियन बैंक 4% नीचे, 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और यूनियन बैंक आज के कारोबार में। कुछ और पॉकेट्स दिखाते हैं, हम देखते हैं एनबीएफसी जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेस, पेटीएम, आरईसी 4-4.5% तक की गिरावट इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। पावर स्टॉक्स में वीकनेस है। सीजी पावर 5% नीचे, 3.5% नीचे टोरेंट पावर, 3.5% नीचे ही अदानी ग्रीन ट्रेड कर रहा है और टाटा पावर में 2.25% की गिरावट है। रियल्टी स्टॉक्स इंडेक्स काफी सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में। शोभा 5.5% नीचे है, 5% नीचे लोधा, प्रेस्टीज एस्टेट 3% नीचे ऑलमोस्ट और 3% से ज्यादा के लॉसेस ब्रिगेड में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये वो पॉकेट्स है जहां पर गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन एक पॉकेट ऐसी है जहां पर कीमतें 7वें आसमान पर बनी हुई हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बुलियंस की। सोने के भाव एक बार आपको दिखाते हैं और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये तेजी क्या सिर्फ ट्रम्प फैक्टर की वजह से बनी है, सेफ हेवन बाइंग की वजह से बनी है, और भी फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करें। प्राइसेस सोने के दिखा देते हैं, उसके बाद समझेंगे और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। सोना आप देखिए 1% ऊपर, 750 रुपए की मजबूती, 85,630, जोरदार मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में मनीषा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे समझेंगे कि यहाँ से आगे की राह कैसे दिख रही है और क्या ब्रोकर्स और भी तेजी एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं आज के सेशन में। अच्छा, एक बार अरुण, अगर हम पॉकेट्स देखें तो काफी सारी पॉकेट्स है जहां पर वीकनेस है, लेकिन मेटल्स में सेल हुआ, एनएमडीसी हुआ, क्या यहाँ पर वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है? ऑलरेडी डेज लो पर है। देखिए, डेफिनेटली हो सकती है। एक तो ओवरऑल मार्केट में भी वीकनेस है और हाई बीटा स्टॉक है, टैरिफ्स वगैरह की भी बात हो रही है। तो सेल की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है 100 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है। 104, 105 के आसपास चल रहा है, तो अभी भी 3 से 4% फिसलने की इसमें अभी भी क्षमता है। तो 100, 102 तक ये स्टॉक जा सकता है। एनएमडीसी भी मुझे लग रहा है 62 तक एक बार के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट ना करें, हो सकता है थोड़ा रिवर्सल जब आए स्टॉक्स में या फिर मार्केट में जब थोड़ा बाइंग देखने को मिले, जब स्टॉक थोड़े ऊपर मिलेंगे तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। 101, 102 के आसपास सेल पहुंच सकता है और 62 के आसपास मुझे लग रहा है एनएमडीसी वहां तक जा सकता है। ओके, तो ये बात हुई एनएमडीसी की जो डे लो पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन डे हाई पर ट्रेड कर रहा है सोना, क्योंकि कीमतें लगातार 7वें आसमान पर बनी हुई हैं। और आज भी अभी हमने देखा एमसीएक्स पर सोने के भाव रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं और 1 लाख तक भाव अब कब पहुंचेगा? क्या उम्मीद यहाँ पर बन रही है, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मनीषा गुप्ता मेरी सहयोगी बनी हुई है। मनीषा जी, इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में तो चर्चा ये हो रही थी कि शायद पिछले साल जितने रिटर्न नहीं बनेंगे, लेकिन जिस तेजी से सोना चल रहा है, लग रहा है बीट कर सकता है रिटर्न्स प्रीवियस भी। क्या क्या कारण है इस तेजी के पीछे और अब क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? वेल एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले साल में 28% की तेजी थी सोने में और अब तक हमने 10.5-11% की बढ़त ऑलरेडी सोने में यहाँ पर बनते हुए देखी है। एक मेजर रीजन ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाइज के आसपास है, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने नए हाइज यहाँ पर ज्यादा बनते हुए देखे हैं। वो है रुपए की वजह से, जहां पर ऑलमोस्ट 88 का स्तर हमने यहाँ पर रुपए को डॉलर के सामने छूते हुए देखा। उसका सीधा फायदा यहाँ पर सोने को मिला है। साथ ही साथ अनसर्टनिटीज है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप रीजनल इक्विटी मार्केट्स में देखें तो वहां गिरावट है, तो वो जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहां पर सोने में आती हुई नजर आई है। पिछले 3 साल लगातार ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है, तो क्लियरली वो जो डी डॉलराइजेशन का थीम है वो कहीं ना कहीं अभी भी यहां पर काम कर रहा है। और उसके अलावा जिस तरह से हमने यहां पर ट्रंप की तरफ से और भी टैरिफ्स लगेंगे इस तरह की बातचीत सुनी है, और सैंक्शंस यहां पर रशिया पे तो लगी चुके हैं, शायद ईरान पे भी आगे जाकर लगेंगे। गाजा की स्थिति अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इनका भी फायदा हमने यहां पर सोने में आता हुआ देखा है। जो पूरा ये टैरिफ वॉर है उसका तो सपोर्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर पिछला हफ्ता आप याद करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ कनाडा, स्विट्जरलैंड बैंक, सभी ने यहां पर रेट में कटौती करी है, इंडिया इंक्लूडेड। और आगे माना जा रहा है कि यूएस फेड की तरफ से भी 2 रेट कट्स हम इस साल में आता हुआ देखेंगे, और ये सब भी गोल्ड पॉजिटिव है। तो जहां भी आप देखें बाजार को लगता है कि और तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और जैसे आप कह रही थी कि यहां पर 1 लाख जल्दी आएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि 85,500 है, जो कि ऑल टाइम हाई है, इसमें अभी 3% जीएसटी लगना बाकी है, इसमें मेकिंग चार्जेस लगने बाकी हैं। अगर वो सब आप इसमें जोड़ दें तो अगर आप 10 ग्राम की ज्वेलरी आज खरीदने जाएं तो वो ऑलमोस्ट आपको 96-97,000 की आज पड़ेगी। तो क्लियरली वो 1 लाख के स्तर से खरीदारी के लेवल पे हम बहुत दूर नहीं हैं।
शुक्रिया मनीषा जी आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो बिल्कुल तेज़ी लगातार कायम है और कई सारे फैक्टर्स जो इस तेज़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 10% ज़्यादा के गेंस आ चुके हैं इस तेज़ी में। तो इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं मनीषा जी कि अगर हम रुपए की बात करें तो यहाँ पर लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। आज ही अगर हम देखें तो 85.95 तक के लेवल्स देखने को मिले थे। एक शानदार रिकवरी तो बनी है, बट अब रुपए को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, डॉलर इंडेक्स को लेकर क्या व्यू है, क्या डिटेल्स है? जी हाँ, रुपए में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। आई थिंक बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर रुपए में आते हुए देखेंगे, लेकिन 45 पैसे की गिरावट बाजार खुलते ही ये शायद बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इसीलिए शायद हमने आरबीआई को आकर बाजार में डॉलर बेचते हुए भी देखा और जो काफ़ी शानदार रिकवरी है वो उस वजह से यहाँ पर आई है। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह की गिरावट रीजनल इक्विटीज़ में है, भारतीय इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह की गिरावट है, उसका सीधा असर यहाँ पर रुपए में है। आरबीआई ने यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की है। उसके बाजार को मालूम था कि कुछ रुपए में गिरावट हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। जो डॉलर इंडेक्स में 108 के ऊपर एकदम से जंप आया है, उसका असर सिर्फ रुपए पे नहीं एशियन करेंसीज पर भी पड़ा है। अगर आप हाई यील्डिंग करेंसीज देखें, फिर चाहे वो यूरो है, वॉन है, जापानीज येन है, सभी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और उसी के साथ रुपए में भी यहाँ पर गिरावट है। बाजार यहाँ पर टैरिफ्स को भी देख रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा हाथ है इस गिरावट में आने के लिए, क्योंकि चाइना जब यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है, जहां पर हमने देखा है युआन में लगातार डिवैल्यूएशन है, उसका भी असर यहां पर रुपए में है। तो फिर चाहे वो टैरिफ्स है, ग्लोबल मार्केट्स है, सेल ऑफ इन इक्विटीज है, उन सब का असर हमने यहां पर रुपए में आता हुआ देखा है। लेकिन ज्यादातर जानकार यही मानते हैं कि 88.20 के आसपास रुपए बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस यहां पर फेस करेगा। कुछ एप्रिसिएशन शायद यहां पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। 88.20 आपके लिए एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रुपया गिरेगा, फिलहाल ऐसा नहीं लगता। ओके, चलिए, ये लेवल्स के हिसाब से मनीषा जी ने बताया है कि एटलीस्ट कहाँ तक जा सकता है और क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण ये वीकनेस परसिस्ट होते हुए दिखाई दी है। थैंक यू मनीषा जी, दोनों ही मुद्दों पर डिटेल्स शेयर करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रोथ सीएनबीसी आवाज की खास पहल है। इस पहल के माध्यम से हमने आपको निवेश की बारीकियों और प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों से रूबरू कराया है और अब इस सफर के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, इस हफ्ते प्रशांत नायर ने सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण से बातचीत की और समझा कि एसेट एलोकेशन का क्या महत्व है। We talk about equities, we talk about F&O, but there's also asset allocation at a broader level, right? When you pull back and look at what you should be really doing, whether you should be buying A stock or B stock or C stock. Well, is that the right question to ask, or is it an important question to ask? I mean, where are you invested? What asset classes? How important is that to your mind? So Prashant, as a former academic, let me quote a few papers. So 1986, there was this seminal paper by Brinson, Hood and Biebauer, which actually went on to show that a predominant portion of the variance in returns across portfolios is explained because of asset allocation. Less than 10% was explained by stock selection or by timing the market. What that means in English is the following. As an individual investor looking for the long-term investment and being a responsible investor, you should be spending a lot of time in figuring out what your risk appetite is, the first question that we sought. And then based on your risk appetite, you have to create a portfolio, a diversified portfolio, which mirrors that risk return across all asset classes. You know, you've got to have equity, you've got to have debt, you've got to have real estate, commodities, fixed income, all of that put together, right? So you create that portfolio based on your risk appetite. Once you decide your asset allocation, that pretty much will determine 90% of the variation of the returns going forward. Some of our investors tend to spend an inordinate amount of time on picking stocks or on timing the market. 99% of the investors. That's right. So it's a bit of a Pareto principle, where we spend inordinate amount of time on something that matters very little, and we don't spend enough time on what really matters, which is doing a thoughtful asset allocation.
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला है wavstrategy.com के आशीष क्याल, SSG फाइनेंस सिक्योरिटीज के विरल छेदा और साथ ही IDBI कैपिटल के ब्रिजेश एल। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 3.5% रिटर्न के साथ। विरल का पोर्टफोलियो 0.24% रिटर्न्स दे रहा है, फ्लैट है। नेगेटिव रिटर्न्स ब्रिजेश के पोर्टफोलियो से -2% के आसपास के। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी आशीष वर्मा के साथ। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे वी मार्ट रिटेल से। कंपनी के CFO आनंद अग्रवाल हमारे साथ